तो अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं तेज़ी से कि आचार्य शुक्ल के हाथों हिंदी की जिस निजी प्रौढ़ आलोचना शैली का विकास हुआ वो पश्चिम के कलावाद और हिंदी के मध्ययुगीन अलंकार रीतिवाद से भिन्न हिंदी की अपनी ठेठ मौलिक आलोचना शैली थी। हिंदी आलोचना को सृजनात्मक साहित्य के समतुल्य गरिमा पहली बार आचार्य शुक्ल की आलोचना से ही मिली। फिर आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना के विकास में योगदान देने वालों में रचनाकार और समीक्षक दोनों शामिल थे। इसे विनम्र ही कहा जाएगा कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी के साथ टकराहट से शुरू हुआ। टकराने वाले रचनाकार में थे छायावादी कवि और समीक्षक तथा छायावाद के प्रति सहानुभूति रुख रखने वाले समीक्षकों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र ने भी छायावाद की काव्य सृष्टि की सहानुभूतिपूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत की। छायावाद भी भावोच्छल सराहना करने वालों में शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। छायावाद युग आलोचना का स्वच्छंदवादी पथ। छायावादी कवि आलोचक। छायावादी कवियों ने एक और प्राचीन शास्त्रवादी साहित्य मूल्यों का विरोध किया और दूसरी ओर नए मूल्यों के प्रश्न पर उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल से टक्कर ली। कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह पल्लव के प्रवेश को आलोचना के नए प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा जा सकता। पंत को शास्त्रबद्ध जड़ता से मुक्ति के लिए आशा की किरण उत्साही हिंदी प्रेमी छात्रों में दिखाई पड़ रही थी, वयोवृद्ध आचार्यों में नहीं। यह स्वाभाविक था। वयोवृद्ध आचार्यों से उन्हें अपनी रचनाओं के लिए वह सहानुभूति और सराहना नहीं मिली जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे। हिंदी में नए ढंग की आलोचना की शुरुआत अंग्रेजी ढंग की समालोचना के प्रचार से हो सकती है। आलोचना की नई पद्धतियों की मांग करने वाले पंत जी अकेले नहीं थे। उन्होंने छायावाद की जिन कारणों से आलोचना की थी उन आक्षेपों का उत्तर अपने ढंग और तर्कों से और लोग भी दे रहे थे। निराला ने संबंध प्रतिमा में आचार्य शुक्ल के रहस्यवाद विरोध का जवाब साहित्य की नवीन प्रगति शीर्षक निबंध में दिया। रहस्यवाद और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर जयशंकर प्रसाद भी आचार्य शुक्ल से टकराए। समकालीन काव्य परसु कवि किंकिर नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो प्रहार कर रहे थे उनसे पंत और निराला दोनों अपने अपने ढंग से निपटने की कोशिश की, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी छायावादी कवि तत्कालीन आलोचकों के विरुद्ध एकजुट थे। स्वयं निराला और पंत के बीच भी पर्याप्त मतभेद थे। निष्कर्ष यह है कि इस दौर में साहित्यिक मूल्यों को लेकर अनेक स्तरों पर संघर्ष रहा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वैयक्तिक अभिनिवेशों के बावजूद इन विवादों से हिंदी आलोचना तो निश्चित रूप से विकसित और समृद्ध हुई, साथ ही कवियों के मौलिक विचार भी प्रकट हुए। आपसी मतभेदों के बावजूद ये कवि इस बात पर सहमत थे कि पहले से चली आती हुई आलोचना पद्धति से इनके काव्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहीं पुरानी पद्धति को चुनौती दी और कहीं उसका पुनराख्यान किया। पंत ने रसवाद को स्थूल बाह्य प्रपंच को निरर्थक घोषित किया और प्रसाद ने दार्शनिक धरातल पर संस्कृति और परंपरा के साथ छायावाद के संबंध और संपृक्त का तर्कसम्मत व्याख्यान कर उसे गरिमा दी। इन्होंने रीतिकालीन काव्य रुचि से भिन्न एक नए सूक्ष्म शिल्प बोध की आवश्यकता पर बल दिया। पंत का काव्य विश्लेषण और निराला के छंद संबंधी काव्य भाषा विश्लेषण और निराला के छंद संबंधी विचार इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। अपने ढंग से यह छायावाद के लिए नए साहित्य शास्त्र के निर्माण का प्रयत्न था। निराला के द्वारा की गई अर्थमीमांसाएं, प्रसाद के द्वारा छायावाद और यथार्थवाद का संबंध निरूपण, प्रगतिवाद के संबंध में महादेवी द्वारा छायावाद का पक्ष समर्थन, नए ढंग के काव्य बोध का निर्माण करने का प्रयास है।
पंत के पल्लव का प्रवेश एक कला मर्मज्ञ कवि के सूक्ष्म शिल्पबोध का परिचायक है। इस कला विवेचना ने आधुनिक कविता के आस्वाद के लिए समर्थ पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। निराला की आलोचना का स्वर प्राय विवादात्मक है। उन्होंने अपनी जूही की कली की जो विस्तृत अर्थ मीमांसा की है वह हिंदी व्यवहारिक समीक्षा का अप्रतिम उदाहरण है। इस कविता की व्याख्या करते हुए उन्होंने हिंदी में पहली बार कविता के अवयविक सिद्धांत का निर्वाचन किया है। इसी प्रकार परिमल की भूमिका में उन्होंने मुक्त छंद का जो गहन विवेचना प्रस्तुत की है वह हिंदी में एक नए छंद शास्त्र की आधारशिला है। छंदों की मुक्ति की आवश्यकता हो उन्होंने स्वच्छंदतावाद के जीवन मूल्य से जोड़ते हुए कहा, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। गद्य को निराला जीवन की संग्राम की भाषा मानते थे, पर साहित्य की मुक्ति उन्हें उसकी कविता में ही दिखाई पड़ती थी। प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने काव्य संबंधी समग्र चिंतन को सामान्य लोकानुभव से ऊपर उठाकर दार्शनिक धरातल पर प्रदान किया और काव्य का संबंध हृदय से आगे ले जाकर आत्मा से जोड़ा। प्रसाद जी शुक्ल जी की तरह ही रसवादी थे, परंतु उन्होंने रस चिंतन को साहित्य दर्पण की परंपरा से अलग कर अभिनव गुप्त की शैवाद्वैतवादी परंपरा से जोड़ा। इसके अलावा जहाँ भारतीय नाटकों में उन्होंने रस की आनंदवादी परंपरा को देखा समझा, वहाँ पश्चिम के महाकाव्यों में जीवन के प्रति त्रासदीय दृष्टिकोण को भी स्वीकार कर इन दोनों के बीच दार्शनिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। छायावाद की रहस्य चेतना को स्पष्ट करने के क्रम में उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य में रहस्यवादी परंपरा की संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रसाद की आलोचना की तीन मुख्य उपलब्धियां थीं। एक तो उन्होंने छायावाद को विजातीय के आक्षेप से मुक्त करते हुए निर्णायक रूप से उसकी भारतीयता की प्रतिष्ठा की। दूसरे, छायावाद को आचार्य शुक्ल ने जो काव्य शैली मात्र माना था उसका खंडन करके प्रसाद ने छायावाद के शैली चमत्कार का संबंध अनुभूति चमत्कार से जोड़ा। और तीसरे, छायावाद काव्य के सौंदर्य में निहित शिवत्व का दार्शनिक स्तर पर उद्घाटन किया। कुल मिलाकर वे छायावाद के सबसे समर्थ सिद्धांत शास्त्री थे। महादेवी वर्मा ने जिस समय साहित्य में पदार्पण किया उस समय तक छायावाद प्रतिष्ठित हो चुका था। आलोचनाओं को उनकी दो मौलिक देन स्वीकार की जाती है, लोकगीतों के आधार पर गीत काव्य की विशेषताओं की व्याख्या और प्रगतिशील आंदोलन की रोशनी में छायावाद की सामाजिकता और यथार्थवादिता की व्याख्या। उन्होंने यह काम आलोचना के लिए उपयुक्त तर्क विवेक सम्मत गद्य में नहीं, काव्योचित अलंकृत गद्य में किया। शुक्लोत्तर आलोचना में छायावादी कवियों का योगदान आक्षेप में इस प्रकार है। इन कवियों ने प्राचीन शास्त्रवादी मूल्यों का विरोध किया और नए मूल्यों के प्रश्न पर आचार्य शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से टक्कर ली। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव का प्रवेश आलोचना के प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। उन्हें विश्वास था कि नए ढंग की आलोचना की शुरुआत अंग्रेजी ढंग की आलोचना के प्रचार से ही हो सकती है और यह काम विश्वविद्यालयों में हो सकता है, वयोवृद्ध आचार्यों के द्वारा नहीं। इन कवियों में चली आती परंपरागत आलोचना पद्धति को कहीं चुनौती दी और कहीं उसकी पुनर्व्याख्या की। इन प्रतिमानों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उस रसवाद का भी था जिसकी एक व्याख्या आचार्य शुक्ल पहले कर चुके थे। परंपरागत प्रतिमानों से तो उन्होंने अपने मतभेद व्यक्त किया ही, किंतु अनेक प्रश्नों पर इनमें आपसी मतभेद भी काफ़ी था। इनके बीच होने वाले विवादों ने हिंदी आलोचना को समृद्ध किया। उन्होंने रीतिकालीन काव्य रुचि से भिन्न एक नए सूक्ष्म शिल्पबोध की आवश्यकता पर बल दिया।
इन काव्यों ने छायावाद के लिए नए साहित्य शास्त्र के निर्माण का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से पंत का काव्य भाषा विश्लेषण और निराला के छंद संबंधी विचार महत्वपूर्ण है। महादेवी का गीत विधा का विवेचना और निराला की अर्थ मीमांसा भी इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। निराला ने हिंदी आलोचना में पहली बार के अवयविक सिद्धांत का निर्वाचन किया और प्रसाद ने हिंदी आलोचना को दार्शनिक धरातल प्रदान किया। प्रभाववादी आलोचना। जिन आलोचकों ने छायावाद पर सहानुभूति दृष्टिपात किए उनमें शांतिप्रिय द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। द्विवेदी जी की आलोचना की एक बड़ी सीमा यह थी कि वे कविता पर भाव उच्छल हो जाते थे, पर उन्होंने पहली बार युग की राजनीतिक चेतना और छायावाद की काव्य चेतना में एक संगति और संबंध देखा। उन्होंने ही सबसे पहले छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा। इसके साथ ही छायावाद और छायावाद के बाहर के साहित्यकारों की साझी साहित्य चेतना में उन्होंने एक अतिसंगति के दर्शन किए और इसकी व्यापक मनोभूमि को स्पष्ट किया। द्विवेदी जी के मन में छायावाद के प्रति गदगद आत्मविभोरता का भाव था। इसके बावजूद वे उसकी सीमाएं बताना नहीं भूले। यह इस बात का प्रमाण है कि वे छायावाद को सिर्फ पसंद नहीं करते थे, उसे समझते थे और सही समझते थे। वे सच्चे अर्थों में छायावादी कवियों के सदृश आलोचक थे। शुक्लोत्तर आलोचना की वृहत्त्रयी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और स्तर प्रदान किया था उसे उससे अलग ले जाना या उसका दिशा परिवर्तन करना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, पर अपनी विशेष प्रकार की मान्यताओं और दृष्टिकोण के कारण वे समकालीन छायावादी कवियों को अपेक्षित सहानुभूति नहीं दे सके। उनके बाद नंद दुलारे, वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र ने शुक्लोत्तर आलोचना की जिस वृहत्त्रयी का निर्माण किया वह अलग अलग ढंग से आचार्य शुक्ल से टकराई। यह टकराहट नंद दुलारे, वाजपेयी के कर्कश संगत विरोध, सिद्धांत विरोध में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नवीन इतिहास बोध और नगेंद्र की छायावादी काव्य की सरस व्याख्याओं में प्रकट हुई। इस प्रगति के बारे में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था, शुक्ल जी की नैतिक और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा नए समीक्षकों की सौंदर्य अनुभूति और कला प्रधान दृष्टि एक निश्चित प्रगति है। इस नई दृष्टि की प्रेरणा से वाजपेयी जी ने जो आलोचनात्मक प्रतिमान बनाए उनका आधार विशेष रूप से प्रगति काव्य था। आंसू, परिमल और पल्लव की गीति रचनाओं ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। जाहिर है कि ये प्रतिमान प्रगीतों की विवेचना व्याख्या के लिए ही उपयोगी थे। वाजपेयी जी को प्रसाद और निराला के काव्य में व्याप्त पौरुष और शक्ति तत्व तो विशेष आकर्षित करता ही था। इसके अलावा उनके काव्य के प्रति अप्रीतम निष्ठा थी। वाजपेयी जी साहित्य के मूल्यांकन के लिए किसी साहित्येतर मूल्य को निर्णायक स्थिति में रखने के पक्ष में नहीं थे। काव्य के संदर्भ में उन्होंने काव्य 67 को सर्वोपरि महत्व दिया। वे मूलतः छायावादी चेतना के आलोचक थे, इसलिए वे न प्रेमचंद के साथ न्याय कर सके और न प्रगतिशील साहित्य के साथ। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं और मध्ययुगीन तथा आधुनिक कवियों को अपनी आलोचना का विषय बनाया। उन्होंने समसामयिक लेखकों और काव्य धाराओं पर बड़ी निष्ठा से लिखा। वे सही अर्थ में ऐसे आलोचक थे जिसने अपनी आलोचना दृष्टि का निर्माण उदयकालीन छायावादी काव्य के संदर्भ में किया था। एक हद तक यह उनकी सीमा भी थी। आचार्य शुक्ल से हजारी प्रसाद द्विवेदी का मतभेद साहित्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक संवेद भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास किया। इसे वे जैन, नाथ, सिद्ध, संत आदि सभी धर्मों की संयुक्त साझी चेतना का प्रतिफलन मानते थे। द्विवेदी जी एक और सांस्कृतिक निरंतरता का समर्थन करते थे और दूसरी ओर अखंडता का।
इसलिए उन्होंने एक और तो भक्ति साहित्य में एक कालक्रमिक चिंतन परंपरा की खोज की और दूसरी ओर विभिन्न धाराओं को एक विराट भक्ति चेतना के रूप में देखने का प्रयत्न किया। हिंदी आलोचना को द्विवेदी जी की मौलिक देन है काव्य रूढ़ियों और काव्य प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन की पद्धति का प्रस्ताव। उनका विचार था कि समाज और संस्कृति के आंतरिक स्तर पर निरंतर और अखंडता को प्रतिफलित होते हुए देखने का कारगर उपाय यही है। इस सिद्धांत को उन्होंने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए व्यवहारिक रूप दिया। आचार्य द्विवेदी की आलोचना की सबसे बड़ी सामर्थ्य यह थी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्यिक रुचि में परिवर्तन करने का यत्न किया। अपने इस प्रयास में वे बहुत दूर तक सफल भी हुए। वे स्वयं जनता की रुचि को महत्व देते थे। जन जीवन के प्रति यह मोह उनके मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण पैदा हुआ। उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का मानवता कुछ दूर तक शुक्ल जी के लोक मंगलवाद से भी मेल खाता है। इसी कारण आधुनिक आलोचक में वे प्रगतिशील आंदोलन के सर्वाधिक निकट दिखाई पड़ते हैं। अपने इतिहास बोध और संस्कृति प्रेम के बावजूद उन्होंने समसामयिक आधुनिक प्रश्नों पर पूरा ध्यान दिया। द्विवेदी जी की विशेषता थी कि वे समसामयिकता, आधुनिकता और परंपरागत को कुछ ऐसा मिला जुलाकर चलते थे कि वे एक दूसरे के सहज अंतर्भूत हो जाती थी। द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं काव्य शास्त्र को भी अपने इतिहास प्रेम वाली दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की। उनकी ये मान्यताएं साहित्य का मर्म, दर्शरूपक की भूमिका और निबंधों में सामने आई। आलोचना के पिछले दौर में उनकी विशेष रुचि सौंदर्य शास्त्र विषयों की ओर हो गई थी। शुक्लोत्तर आलोचना में द्विवेदी जी का महत्व विशेष रूप से उस दृष्टिकोण के लिए है जो संस्कृत और हिंदी की ठेठ परंपराओं से निश्चय ही भिन्न था और जिसके कारण हिंदी आलोचना में नए ढंग की समीक्षा पद्धति और काव्य रुचि का निर्माण हुआ। डॉक्टर नागेंद्र ने जब आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय तक नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में कुछ दूर तक अपना स्थान बना चुके थे। उन्होंने अपने से पहले के आलोचकों के गुणों को आत्मसात कर उनका विकास करने का प्रयत्न किया और उनके दोषों से भरसक बचने का। उन्होंने आलोचनात्मक निबंधों से आरंभ किया और बाद में सुमित्रानंदन पंत और गुप्त जी के साकेत पर स्वतंत्र पुस्तकों की रचना की। डॉक्टर नागेंद्र अपने दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी और युग के वातावरण के अनुरूप उन पर फ्रॉयड का भी गहरा प्रभाव था। व्यवहारिक आलोचना में वे दृष्टि मुख्य रूप से कवि की सौंदर्य अनुभूति के विश्लेषण पर टिकाकर अभिव्यक्ति की सफलता असफलता की दृष्टि से उसका विश्लेषण करते। कुछ निबंधों में उन्होंने फ्रॉयड के प्रभाव के कारण मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं भी करने का प्रयत्न किया। तुलसी और नारी के निबंध में हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के विवेचन में और देव और उनकी कविता नाम से प्रकाशित उनके शोध प्रबंध में भी यह प्रयत्न दिखाई पड़ता है। नागेंद्र की व्यवहारिक आलोचना की विशेषताओं की उनकी पकड़ गहरी है। अपनी व्यवहारिक आलोचनाओं में उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र आदि विविध विषय लिए और कृतिकारों में मध्य युग से आधुनिक युग तक, किंतु मुख्य रूप से वे आधुनिक साहित्य के आलोचक हैं। सैद्धांतिक आलोचना का जो सिलसिला नागेंद्र ने निबंधों और भूमिकाओं से शुरू किया था उसकी पराकाष्ठा रस सिद्धांत में हुई। शुक्ला जी से उनका रस विवेचना मुख्य रूप से इस बात में भिन्न था कि उन्होंने अनुभूति तत्व को तो मान्यता दी पर साथ ही उसकी आत्मनिष्ठा आनंदवादी व्याख्या की। इसके अलावा उन्होंने अपने संपूर्ण शास्त्र विवेचन में यथावश्यक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समानांतर सिद्धांतों से तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की
की खोज का प्रयत्न किया। वे भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को एक दूसरे का पूरक मानते थे। हिंदी साहित्य के पाठक में काव्यशास्त्र रुझान पैदा करने की दृष्टि से उनका विशेष योगदान है। उन्होंने आलोचना में शास्त्रीय चेतना पैदा की। नागेंद्र का महत्व इस दृष्टि से है कि उन्होंने पहले पहल सहृदयता से छायावाद की व्याख्या की और विशेषकर उसके शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताओं को उजागर किया। छायावाद की आत्मनिष्ठ प्रगति रचनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में सामने रखने का प्रयास नागेंद्र ने ही किया। अपनी आलोचना दृष्टि से वे उत्तरोत्तर विकसित और पुष्ट करते गए। शास्त्र विवेचना ने उसे गंभीर्य और गरिमा ही दी थी। छायावादी कवियों के अलावा जिन आलोचकों ने शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी, उनमें नंद दुलारे वाजपेयी, हरजारी प्रसाद द्विवेदी और नागेंद्र को शुक्लोत्तर आलोचना की बृहत् त्रयी के रूप में जाना जाता है। हिंदी आलोचना में इनका योगदान संक्षेप में इस प्रकार है। ये तीनों आलोचक अलग अलग ढंग से आचार्य शुक्ल से टकराए। टकराहट नंद दुलारे वाजपेयी के कर्कश सिद्धांत के विरोध में थी। हरजारी प्रसाद के नए इतिहास बोध में, नागेंद्र की छायावादी काव्य की सरस व्याख्याओं में। इन आलोचकों की दृष्टि शुक्ल जी की नैतिक और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा सौंदर्य अनुभूति और कला प्रधान दृष्टि है। इन आलोचकों में से वाजपेयी ने काव्य सौष्ठव को सर्वोपरि महत्व दिया। उनका प्रमुख योगदान था छायावादी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना, और उन्होंने स्पष्ट किया कि छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। वाजपेयी जी की आलोचना की परिधि बहुत व्यापक थी, जिसमें सभी विधाओं और युगों के साहित्य को विशेष बनाया गया था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का मतभेद साहित्य के प्रति आचार्य शुक्ल के संपूर्ण दृष्टिकोण से था। वे सांस्कृतिक निरंतरता और अखंडता के समर्थक थे। उन्होंने भक्ति साहित्य में एक कालक्रमिक चिंतन परंपरा की खोज की और उसकी विभिन्न धाराओं को एक विराट भक्ति चेतना के रूप में देखने का प्रयत्न किया। साहित्य में निरंतरता और अखंडता को पहचानने के लिए विशेष काव्य रूढ़ियों और कवि प्रस्तुतियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन की पद्धति प्रस्तावित की। द्विवेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था कि उन्होंने जनता की रुचि को महत्व देते हुए साहित्यिक रुचि को बड़े पैमाने पर परिवर्तित करने का प्रयास किया। जनजीवन के प्रति मोह का कारण उनका मानवतावादी दृष्टिकोण था। इतिहास बोध और संस्कृति प्रेम के बावजूद उन्होंने समसामयिक आधुनिक प्रश्नों पर पूरा ध्यान दिया। वे समैकित के साथ परंपरागत को ऐसे मिलाकर चलते थे कि दोनों एक दूसरे के अंतर्मुक्त हो जाए। नागेंद्र को पहले छायावाद की सहृदयता से परख और व्याख्या करते हुए उसका शिल्पगत विशेषताओं को विशेष रूप से उजागर किया। नागेंद्रन का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था और आरंभ में उन्होंने फ्रेडरी प्रभाव के तहत मनोविश्लेषणवादी व्याख्या भी की। उनकी आलोचना में खंडन मंडन नहीं, व्याख्या, विश्लेषण और अनुशंसा ही अधिक होती है। उनकी आलोचनाओं के विषय भी साहित्य की सभी विधा और मध्य युग से लेकर आधुनिक युग तक साहित्य रहा। हालांकि लेकिन प्रमुखता आधुनिक साहित्य को ही मिली। उन्होंने आरंभ व्यवहारिक आलोचना से किया, पर क्रमशः काव्यशास्त्र की ओर मुड़ गए। उन्होंने शास्त्र विवेचन करते हुए भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के समानांतर सिद्धांतों की तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज की। शैक्षिक अनुशासन प्रियता और शास्त्रबद्धता ने उनकी आलोचना से स्फूर्ति और ताजगी तो हर ली, पर उसके स्थान पर गंभीरता और गरिमा दी। हिंदी आलोचना
में रोमांटिसिज्म विरोधी मोड़। शुक्लोत्तर आलोचकों में जो लोग आचार्य शुक्ल से टकरा रहे थे उनमें कुछ भिन्न स्वर डॉक्टर देवराज का था। जहां उनके पहले आलोचक छायावाद की सहृदयता पूर्वक व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने छायावाद का पतन लिखकर काव्य के काल स्तर पर अंतिम रूप से छायावादी काव्य की दुर्बलता का विश्लेषण करके उन्हें सौहार्द उद्घाटित किया। स्वयं देवराज के अनुसार इस पुस्तक के अंश शुक्ल जी की छायावाद संबंधी समीक्षाओं के भाषा मात्र हैं। देवराज की आलोचक दृष्टि से दृष्टि की विशिष्टता और महत्व इस बात में है कि वे साहित्य में समसामयिक युग का प्रतिनिधित्व देखने के आकांक्षी थे। कुल मिलाकर देवराज की आलोक दृष्टि के विरुद्ध क्लासिक दृष्टि थी, पर वे छद्म क्लासिक के विरुद्ध भी उतने ही सतर्क और सावधान थे जितने गैर क्लासिक के थे। वे जिस क्लासिक को मान्यता देते हैं वह एक विशेष दृष्टिकोण है, परंपरा अनुसार नहीं। देवराज ने यूं तो व्यवहारिक समीक्षाएं कम नहीं लिखी, पर उनका मन मुख्यतः सैद्धांतिक आलोचना में ही रमता था। देवराज ने निर्णायक ढंग से छायावाद के पतन की घोषणा की और ऐसा करते हुए हिंदी आलोचना की नई पारिभाषिक शब्दावली गढ़ी। वे साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व देखना चाहते थे। अंततः उन्होंने प्राचीन प्रतिमानों के स्थान पर उन्होंने युग अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने सांस्कृतिक बोध को साहित्य के प्रतिमान के रूप में प्रस्थापित किया। उनकी दृष्टि रोमांटिक के विरुद्ध क्लासिक दृष्टि थी। वे भावना के ऊपर उन्होंने सांस्कृतिक बोध को साहित्य प्रतिमान के ऊपर से उनकी दृष्टि में रोमांटिक के विरुद्ध क्लासिक दृष्टि थी। वे भावना के ऊपर कल्पना के अतिक्रमण का विरोध करते थे। उन्होंने व्यवहारिक समीक्षाएं कम नहीं लिखी, पर उनका मन मुख्यतः सिद्धांत निरूपण में ही लगा। उन्होंने साहित्य चेतना में भी आने वाले समय को पहचाना और उसके अनुसार आलोचना को सैद्धांतिक स्तर पर समृद्ध करने का प्रयास किया। शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना में जिन प्रवृत्तियों की प्रधानता रही, उनमें छायावाद के व्याख्यात आलोचक की काव्य सौष्ठववादी आलोचना, उन्हीं के समानांतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास बोध की आग्रही मानवतावादी समीक्षा, देवराज की रोमांटिक विरोधी क्लासिक दृष्टि और छायावाद के सहृदय आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रभाव अभिव्यंजनक आलोचना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। प्रगतिवादी आलोचना तथा आधुनिकतावादी आलोचना दृष्टि। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आलोचना की शुरुआत 1936 के आसपास हो गई थी। प्रयोगशीलता के उदाहरण कविताओं में दिखाई पड़ने लगे थे। आगे चलकर इनका दृष्टिकोण तार सप्तक में संकलित कवियों के वक्तव्यों के माध्यम से सामने आया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि साहित्य के प्रति रचनाकारों में चली आती परंपरा से टकराकर नई राहों के अन्वेषण की ललक पैदा हो गई है। पर इन दोनों प्रवृत्तियों का सुचिंतित वैचारिक स्वरूप निर्मित होने में कुछ समय लगा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और स्वाधीनता प्राप्ति
के बाद एक और मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिशील आलोचकों ने और दूसरी ओर प्रयोगशील और नए कवियों और उनके पाठ आलोचकों ने आलोचना की। प्रगतिशील और प्रयोगशीलों के बीच यह विभाजन तार सप्तक के प्रकाशन काल तक उतना स्पष्ट नहीं था। तार सप्तक में संकलित कवियों के नाम इसका प्रमाण है। परिवर्तन के इस लंबे दौर में एक बात ध्यान देने की यह है कि लगभग एक दशक तक आलोचना की शब्दावली मूल्य केंद्रित रही। जो जिस रूप में है उसमें परिवर्तन आवश्यक है। इस ज़रूरत पर प्रगतिशील और नई आलोचना दोनों में अपने अपने ढंग से बल दिया गया। वह कार्ल मार्क्स और एंगल्स से चली आती परंपरा हो या टी.एस. इलियट, एज़रा पाउंड, टी.ई. ह्यूम आदि रचनाकारों और उनके समर्थन विरोध से विकसित होने वाली आलोचना पद्धतियाँ हों। आगे चलकर दोनों में यह अंतर जरूर हो गया कि मार्क्सवादी की सैद्धांतिक आयात करने पर भी बिना जनाधार और मानवतावादी दृष्टिकोण के उसका व्यवहार संभव नहीं था। अतः इसका विश्वसनीय चरित्र जातीय तत्वों के आधार पर ही निर्मित किया जा सकता था। रामविलास शर्मा तक आते आते प्रगतिशील आलोचना की जातीय चरित्र निर्मित हो गया। उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य की परंपरा की पुनर्व्याख्या की। आदि काव्य से अपने समकालीन साहित्य तक मार्क्सवादी के प्रति निष्ठा उनके आलोचक कर्म को आड़े नहीं आई। उनका मानना था साहित्य भी शुद्ध विचारधारा का रूप नहीं, उसका भाव और इंद्रिय बोध से घनिष्ठ संबंध इससे स्पष्ट है कि ललित कलाओं की विचारधारा के रूपों में गिनना सही नहीं। उन्होंने अपनी आलोचना के लिए जिन्हें विषय बनाए वे हिंदी की ठेठ जातीय परंपरा के प्रतिनिधि हैं। भारतेंदु प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और निराला। आलोचना के शुक्ल जी विरोधी माहौल में उनके बारे में रामविलास शर्मा की टिप्पणी देखने लायक। उन्होंने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद और निराला ने। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवादी को स्वीकार किया न पश्चिम के व्यक्तिवाद को। उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया या देशभक्ति और जनतंत्र साहित्यिक परंपरा का समर्थन किया। रामविलास शर्मा ने शुक्ल जी की विरासत और जनवादी परंपरा का विकास तो किया पर मौलिक साहित्य सिद्धांतों की सृष्टि वे नहीं कर सके। उनके आलोचना कर्म का चरम उत्कर्ष निराला की साहित्य साधना में दिखाई पड़ा। यह मात्र संयोग नहीं है कि डॉक्टर शर्मा ने पहली बार करुणा का निराला के मूल भाव के रूप में रेखांकित करते हुए उन्हें ट्रेजेडी के महान लेखकों की पश्चिम परंपरा से जोड़ा। वाल्मीकि, भवभूति और तुलसी की भारतीय परंपरा से नहीं। यूँ शुक्ला जी भी अपने ढंग से करुणा का महत्व निरूपण पहले कर चुके। प्रगतिशीलों में कवि आलोचक मुक्तिबोध ने संपूर्ण कला सिद्धांत की रूपरेखा देने की कोशिश की। आरंभ में उन्होंने कामायनी की वर्ग दर्शन पर आधारित पुनर्व्याख्या से किया पर बाद में उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ अपनी ही रचना प्रक्रिया के आत्मसजग विश्लेषण की उपज होकर रह गई। उनकी फैंटेसी की व्याख्या या लंबी नाटक की कविता की रचना विन्यास में निहित सिद्धांत का उद्घाटन उनकी अपनी या फिर उसी काट की कविताओं को समझाने में तो कारगर हो सकता है पर उससे कोई व्यापक काव्य सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आता। नामवर सिंह ने भी अपनी छायावाद की व्यवहारिक समीक्षा किया है। उनकी पहली रचना ने ही इसीलिए सहसा आकर्षित किया क्योंकि उसमें उन्होंने छायावादी कविता के छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया था। इससे मार्क्सवादी आलोचना का रचनात्मक और
परिष्कृत रूप सामने आया। काव्य के प्रतिमानों का प्रश्न उन्होंने आगे चलकर कविता के नए धर्मवीर भारती भी उठा चुके थे, पर वर्मा जी प्रतिमानों से ज़्यादा प्रतिमानों के संदर्भ में यानी नई कविता की व्याख्या के सवाल को लेकर व्याकुल दिखाई पड़े और भारती में उसे उस समय की प्रमुख विचारधारा अस्तित्ववाद की अनुगूंज सुनाई पड़ी। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की समीक्षा करके उन्होंने इन प्रतिमानों की व्यवहारिकता सिद्ध की। अन्य प्रगतिशील आलोचकों में शिव दान सिंह चौहान, अमृत राय, रंगे राघव का उल्लेख किया जाता है, परंतु इन आलोचकों ने भी हिंदी आलोचना को कोई ऐसी सैद्धांतिकी नहीं दी जिससे उसकी कोई अलग पहचान बन सके। इनमें आपसी विवाद भी कम नहीं हुए, पर इनकी अधिकांश समीक्षा या तो मार्क्सवादी सिद्धांतों का पक्ष समर्थन करने के लिए लिखी गई या उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए। संक्षेप में प्रगतिशील और प्रयोगशील प्रवृत्तियों का आभास तो हिंदी में 1940 ईस्वी के आसपास ही मिलने लगा था, किंतु एक निश्चित प्रवृत्ति के रूप में इनका स्वरूप संविधान प्राप्ति के बाद ही संगठित होकर उभरा। मार्क्सवादी विचारधारा प्रगतिशील आलोचना का आधार थी। प्रगतिशीलों में मुक्तिबोध ने संपूर्ण कला सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की, परंतु उनकी कृतियों में भी अपनी ही रचना प्रक्रिया का आत्मसजग विश्लेषण ही अधिक दिखाई पड़ा और उनका फैंटेसी विवेचन और लंबी कविताओं के रचना विन्यास संबंधी विचार भी उनकी अपनी कविताओं को समझने में कारगर हुए। कोई व्यापक आलोचना सिद्धांत प्रस्तुत करने में नहीं। नामवर सिंह की छायावादी कविता की व्याख्या में मार्क्सवादी आलोचना का परिष्कृत और रचनात्मक रूप जरूर सामने आया, पर नई कविता के मूल्यांकन के लिए उन्होंने जो प्रतिमान प्रस्तावित किए उन पर पश्चिम की रूपवादी आलोचना का गहरा प्रभाव है। उनका महत्व नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों के प्रश्न को बड़े पैमाने पर उठाने के कारण है। शुक्लोत्तर आलोचना से विशेष रूप से 50 के बाद की हिंदी आलोचना से पश्चिम उन्मुखता की शिकायत बढ़ी है। इसका एक कारण तो यह है कि यह परम सापेक्षित रचनात्मक साहित्य में भी पहले की अपेक्षा कई अधिक दिखाई पड़ती है। 8वें दशक के अंत में रमेश चंद्र शाह ने पराधीन कल्पना एक सृष्टि शीर्षक अपने लेख में इस सर्वग्रासी आत्महीनता की बुनियादी खोट को आंकने की कोशिश की है। रचनाकारों में अज्ञ भी बराबर इस आरोप को झेलते रहे हैं, पर विदेशी प्रभाव को ग्रहण कर अपना बना लेने का उनका अपना अंदाज था। इसके अलावा उनमें एक और बेचैनी भी थी, अपनी थाथी टटोलने, अपनी जड़ों को मजबूती की थाह देने और उनकी तरफ लौटने की। इस बेचैनी में उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित किया कि यदि छायावाद आंदोलन की एक प्रेरणा हिंदी कवियों द्वारा शैली या किट्स का आविष्कार था, तो यूरोप के रोमांटिक आंदोलन की प्रेरणा यूरोपीय कवि द्वारा कालिदास का आविष्कार था। अज्ञ ने अपने ढंग से छायावादी काव्य सिद्धांत के विरोध में नई कविता का सौंदर्य शास्त्र निर्मित करने का प्रयास किया। फ्रायड और एडलर के मनोविश्लेषणवाद के आरंभिक प्रभाव को उन्होंने आगे चलकर छोड़ दिया और नई कविता से जुड़े अनेक सवालों का उत्तर तलाशते हुए नई आलोचना की भाषा तैयार की।
हिंदी आलोचना में कुछ अवधारणाएं ऐसी थीं जिनको सुविधापूर्वक पश्चिम की देन स्वीकार कर उनके पारंपरिक मूल्य विशेष आग्रहों के तहत खोज कर निश्चित कर दिए गए थे। ऐसी कुछ अवधारणाओं के परंपरागत मूल का प्रश्न नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में उठाया। सारांश में शुक्लोत्तर आलोचना में विशेषकर 50 के बाद की आलोचना के बारे में पश्चिम उन्मुखता की शिकायत ही अक्सर की जाती रही है। दरअसल इसका एक कारण यह है कि औपनिवेशिक मानसिकता आलोचना के पश्चिमी सरोकार और अवधारणा के आयात का एक कारण यह भी रहा है कि स्वयं रचनाओं पर भी यह प्रभाव कम नहीं रहा। इसे स्वयं हिंदी के आलोचकों ने निजी अनुभव न मानकर एक प्रकार की आयातित बौद्धिक मुद्रा कहा है। यह मुद्रा सभी आलोचकों में समान रूप से हो ऐसा नहीं है। प्रभाव तो अधिकांश रचनाकारों और आलोचकों पर है, जहाँ वह अंतर तत्वों में भूलकर आत्मसात कर लिया गया, अपना बना लिया गया, वहाँ बात दूसरी हो जाती है। आलोचकों में नामवर सिंह और रचनाकारों में आगे ने यह प्रभाव इसी खूबी से अपना लिया। इसके अलावा इनमें अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटने की और उनके जाति संस्करण और मूल तलाश करने की अपनी बेचैनी की भी अपनी जगह है। इसलिए इनके प्रमुख सरोकारों में छायावादी काव्य सिद्धांत के विरोध में नई कविता का सौंदर्य शास्त्र निर्मित करना और नई आलोचना की भाषा तैयार करना भी रहा है। आलोचना की जमीन तैयार करने का प्रयास। उत्तर सती की आलोचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी रोमांटिसिज्म के विरुद्ध रचना और आलोचना की नई जमीन तैयार करने की कोशिश। विजय देव नारायण शाही ने तो सत्याग्रह युग के साहित्य पर रोमांटिक विशेषण लगाने से भी परहेज किया और पश्चिम के रोमांटिसिज्म और छायावाद की मनोभूमि के बुनियादी अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने मार्लेम की काव्य अनुभूति के सादृश्य पर शमशेर की कविता की बनावटी को भी समझाने की कोशिश की और जायसी के बारे में आग्रह किया कि उनकी परख सूफी नहीं कवि के रूप में की जानी चाहिए। जायसी के संदर्भ में उन्होंने नई आलोचनात्मक भाषा और नए प्रत्यय दिए। कथा साहित्य की आलोचना 1955 में सरस्वती प्रेस से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में कहानी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसी पत्रिका में 1956 में नामवर सिंह ने आज की हिंदी कहानी शीर्षक लेख लिखा। इस लेख से स्पष्ट है कि युवा कथाकारों के नए उफान ने जो नई जमीन तैयार की थी, उसकी समीक्षा के लिए पुरानी परपाटी की समीक्षा की अपर्याप्तता को वे गहराई से महसूस कर रहे थे। निष्कर्ष यह है कि छठे सातवें दशक के दौरान स्वतंत्र पुस्तकों, भूमिकाओं और पत्रिकाओं के स्तंभों के माध्यम से निश्चय ही कहानी की आलोचना की निजी पद्धति उभरती दिखाई पड़ती है। यही पद्धति आगे चलकर अच्छी कहानियों के समर्थ विश्लेषण का रूप ग्रहण कर लेती है। इन समीक्षाओं की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे पश्चिमी आतंक से पर्याय मुक्त हैं। कारण शायद यह है कि कथा साहित्य का गहरा संबंध यथार्थ से होता है और यथार्थ अपने देश का परिवेश का होता है। सारांश में छठी
सदी के छठे और सातवें दशक की आलोचनात्मक गतिविधि में बहुत सरगर्मी थी। उत्तर रोमांटिसिज्म के विरुद्ध रचना और आलोचना की नई जमीन तैयार करने की कोशिश। विजयदेव नारायण शाही जैसे आलोचकों ने पश्चिम पूर्व के काव्य आंदोलन के बुनियादी अंतर को स्पष्ट किया है। उपन्यास के क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद किए गए सृजनात्मक प्रयोग ने समीक्षा की नई पद्धति की जरूरत पैदा कर दी थी। विशेषकर आंचलिक उपन्यासों की समीक्षाओं के बीच अनायास आंचलिक उपन्यासों की समीक्षा एक पद्धति उभरकर निश्चित रूप ले रही थी। नाटक की समीक्षा के बारे में यह ध्यान देने की बात है कि उस पर पाश्चात्य नाटक और रंगमंच की परंपरा की जरूरत से ज़्यादा प्रभाव इसका कारण नाटकों पर पड़ने वाले पश्चिम प्रभाव पर भी है। इसके अलावा नाट्य समीक्षा के केंद्र में नाटक अब केवल साहित्यिक विधा न रखकर रंगमंच के संदर्भ में नाटक हो चला है। जब विचार रंगमंच की दृष्टि से किया जाने लगे तो जिन बहुत सी बातों पर विचार करना जरूरी समझा गया उनमें से एक पक्ष नाटक की भाषा का था। इस सवाल को उठाने का श्रेय प्रमुख रूप से विपिन कुमार अग्रवाल को है। समकालीन आलोचना। धीरे धीरे नाट्य समीक्षा के केंद्र में नाटक केवल साहित्यिक विधा न रहकर रंगमंच विधा हो गया। समीक्षकों को सरोकार सिर्फ नाटक नहीं उसकी रंगमंच प्रस्तुति हो गई। हिंदी की नाट्य समीक्षा में पहली बार नाटक की दृश्य काव्य के रूप में सार्थकता नियत हुई और रंगमंच से उसका सही रास्ता कायम हुआ। समकालीन आलोचना परिवर्तन के बिंदु। इनका रुख सामान्यतः आलोचना विरोधी था। फिर भी समकालीन रचना के बीच से कुछ अपने आलोचक उभर ही हैं। इनमें से आलोचना के प्रति गंभीर समर्पण वृत्ति दो रचनाकारों में विशेष रूप से दिखाई पड़ी, मलयज और रमेशचंद्र शाह। मलयज की आलोचनात्मक समझ की छाप उनके पहले संग्रह कविता के साक्षात्कार से ही पड़ गई थी। मलयज वास्तविक मूल्यांकन की कुंजी उसी के भीतर तलाशते हैं। तीसरे अज्ञ की तलाश में अज्ञ की काव्य पंक्तियों में उन्होंने यह कुंजी तलाश की और शमशेर के निर्मम काव्य शिल्प को उन्होंने कवि के वक्तव्यों के सहारे खोलने का जोखिम उठाया। त्रिलोचन की काव्य वस्तु और संवेदना को एकदम ठीक पहचानते हुए उन्हें मलयज ने औसत भारतीयता का कवि कहा। मलयज आलोचना की सबसे अनिवार्य शर्त निर्मम तटस्थता को पूरा करते हैं। वे न फतवे देते हैं और न नारेनुमा वाक्य उछालते हैं। पूरी संवेदनशीलता और आलोचनात्मक विवेक से धीरे से सही जगह उंगली रख देते हैं। रमेशचंद्र शाह की पद्धति दूसरी है। वे रचनात्मक परीक्षा पर जोर देते हैं और इसके लिए रचनाकार की सृजन प्रक्रिया का आत्म विश्लेषण जरूरी समझते थे। जाहिर है इस पद्धति की वस्तुनिष्ठता असंदिग्ध नहीं हो सकती, पर इससे आलोचना कर्म के प्रति शाह की संजीदगी कम नहीं होती। इनके अलावा विजय मोहन सिंह, सुरेंद्र चौधरी, अशोक वाजपेयी, विष्णु खैर वगैरह ने भी कुछ समीक्षात्मकता लेख लिखे, पर कोई निश्चित पद्धति या सैद्धांतिक उनसे भी विकसित नहीं हुई। कुल मिलाकर सदी के अंत तक पहुँचते पहुँचते स्थिति न बहुत आशाजनक रह गई और न उत्साहवर्धक। आलोचना बहुत है, आलोचना बहुत कम। आलोचना बहुत है, आलोचक बहुत कम। प्रतिभा और आलोचनात्मकता विवेक की कमी नहीं है। इस दृष्टि से मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम उल्लेखनीय है। इन प्रतिभावान रचनाकारों ने आलोचना की कोई सैद्धांतिक या पद्धति तो निर्मित नहीं की, पर उनके समीक्षात्मक लेखों और टिप्पणियों में प्रखर आलोचनात्मक विवेक दिखाई पड़ता है। आलोचना की स्थिति कुल मिलाकर केंद्रीय नहीं रह गई। निष्कर्ष रूप में वर्तमान हिंदी आलोचना अनेक प्रकार की विसंगतियों से घिर गई है। आज की आलोचना में व्यापक परिदृश्य बोध का स्पष्ट अभाव दिखाई पड़ता है। कोई गंभीर या मूलभूत सवाल नहीं उठाए जाते, न ही समीक्षा के प्रतिमानों को लेकर इनके लेखकों को कोई दिक्कत पेश आती है। आधुनिक उपन्यास साहित्य और उसमें भी विशेष रूप से प्रेमचंद के साहित्य का उपयोग प्रसिद्ध
अर्थशास्त्री पूरन चंद्र जोशी ने अपनी पुस्तक परिवर्तन और विकास के सांस्कृतिक आयाम में किया। इसके बावजूद हिंदी आलोचना का सबसे जीवंत पक्ष काफ़ी समय तक सनसनीखेज पत्रकारिता का शिकार रहा। कुछ अपवादों को छोड़कर आलोचना की भाषा का कोई निश्चित चरित्र नहीं बन पाया और मूल्यांकन के मानदंडों और पद्धतियों की दृष्टि से भी अराजकता है। किंतु इसी स्थिति ने नए प्रयोगों और पद्धतियों की तलाश के लिए जमीन तैयार की। इस जो आलोचक स्वयं रचना कर्म के प्रति नए सिरे से आत्मसजग होने लगे, उम्मीद उन्हीं से की जा सकती। संक्षेप में पिछले 3 दशकों में आलोचना के क्षेत्र में सक्रियता की कमी नहीं है, पर पूरे साहित्यिक परिदृश्य के बीच से कोई सैद्धांतिक उभर कर नहीं आई है। रुख सामान्यतः आलोचना विरोधी था। आलोचना के प्रति गंभीर समर्पण वृत्त गिने चुने रचनाकारों में ही दिखाई पड़ी। आलोचना के लिए तरह तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया गया। रचनाओं पर समीक्षात्मक लेख में भी प्रतिभा और आलोचनात्मक विवेक तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई सैद्धांतिक निर्मित नहीं हो सकी। रचनाकारों में भी कुल मिलाकर आलोचना के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती। उत्तर आधुनिकतावाद शब्दावली के सहारे पद्धतिविहीन विवेचना करने के कुछ प्रयास भी हुए, पर कोई सुचिंतित आलोचनात्मक मुहावरा ऐसे लोग भी विकसित नहीं कर पाए। समसामयिक रचनाओं पर तो समीक्षात्मक लेखन बराबर जारी रहा। साहित्य की पूर्ववर्ती परंपरा का पुनर्मूल्यांकन या उसकी पुनर्व्याख्या या नए मूल्यांकन के प्रयास लगभग नहीं हुए। यह काम केवल सतियों से संबंध समारोह पर रस्म अदायगी के बतौर किया जा रहा है। परंपरा से ऐसा संबंध विच्छेद पहले कभी नहीं हुआ। उधर कुछ इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने साहित्य स्रोतों का अध्ययन अपनी विषय सामग्री के रूप में किया। इस तरह की व्याख्याओं और अध्ययनों का महत्व हिंदी आलोचना को एक नया परिप्रेक्ष्य और पद्धति देने की दृष्टि से है। सदी के अंत में आलोचनात्मक परिदृश्य में कुल मिलाकर मूल्यांकन के मानदंडों और पद्धतियों की विविधता है। आलोचना बहुत है, सैद्धांतिक नहीं के बराबर। समसामयिकता का आग्रह सबसे प्रबल है, पर इसी स्थिति ने नए प्रयोगों और पद्धतियों की तलाश के लिए जमीन तैयार की है। उम्मीद उसी युवा पीढ़ी से की जा सकती है जो अपने आलोचक कर्म और दायित्व के प्रति नए सिरे से सजग हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं हिंदी के मार्क्सवादी आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा।